हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं मायना आज आप लोगों को टाइफाइड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं टाइफाइड को पढ़ना, देखना, समझना। तो टाइफाइड को हम लोग और भी अलग अलग नाम से जानते हैं। पहला नाम है इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटाइजेशन, दूसरा है एंटेरिक फीवर और तीसरा है स्टेप लैडर फीवर। हम इन तीन नामों से भी टाइफाइड को बोलते हैं। मतलब ये टाइफाइड के भी नाम है, इंडेक्स जनरल सैनिटाइजेशन, एंटेरिक फीवर और स्टेप लैडर फीवर। अब ये किस तरीके की डिसीज होती है? ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? इसका पॉजिटिव एजेंट है सेलिमोना टाइफी। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? एंटेरियोबैक्टेरी फैमिली। ये ग्राम नेगेटिव होती है और एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। मतलब ये चार बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार दोबारा देखो। ये बैक्टीरियल डिसीज होती है, इसका पॉजिटिव एजेंट का नाम होता है सेलिमोना टाइफी। एंटोरियो बैक्टीरिया फैमिली से बिलोंग करती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और अनएरोबिक बैक्टीरिया होता है इसका, ठीक है। किसका? टाइफाइड का। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, टाइफाइड इन्फेक्शन ट्रैवल कैसे करता है। तो टाइफाइड इन्फेक्शन कैसे ट्रैवल करता है, देखो। केस जैसे कि ए पर्सन इन विच डिसीज इज प्रेजेंट, एक पर्सन जिसके अंदर डिसीज जो है वो प्रेजेंट रहता है। दूसरा कैरियर, कैरियर कौन हुआ? हम लोग। और बैक्टीरिया क्या हुआ? रिसीवर, क्योंकि हमें तो बैक्टीरिया लग रहा है ना, तो बैक्टीरिया इज द रिसीवर। और कैरियर कौन लोग हुए? कैरियर हुए हम लोग। अब यही कैरियर दो तरीके के डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है कॉन्वेलेसेंट कॉन्वेलेसेंट कैरियर, दूसरा होता है क्रोनिक कैरियर। अब कॉन्वेलेसेंट कैरियर क्या होता है? जैसे इसका देखो, प्रेजेंट फ्रॉम लास्ट 6 to 8 वीक, मतलब कि 6 से 8 वीक तक पॉजिटिव एजेंट जो है, मतलब सी ए मतलब पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट होता है, उसे कॉन्वेलेसेंट कैरियर बोलते हैं। अब दूसरा आता है क्रोनिक कैरियर। क्रोनिक कैरियर होता है बैक्टीरिया प्रेजेंट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, 1 साल, मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट हो 1 साल से ज्यादा, उसे हम लोग क्रोनिक कैरियर बोलेंगे। जैसे कि किसको हुआ था? मैरी मेलन टाइफाइड को। मैरी मेलन का आप लोगों को, सब बच्चों को पता होगा। उनकी एक हिस्ट्री है बढ़िया सी, मैं आपको उनकी कहानी सुना देती हूँ। मैरी मेलोन नाम की एक महिला हुआ करती थी, जो कि खाना बनाती थी, ठीक है। क्या करती थी? खाना बनाती थी लोगों के यहाँ जा जाके। बहुत पहले की बात है, जब टाइफाइड की खोज नहीं हुई थी, उस समय की बात है ये। तो वो लोगों के यहाँ जा जाके खाना बनाती थी, और वो खाना कैसे बनाती थी? जब भी वो फ्रेश होती थी तो वो अपने हाथ वॉश नहीं करती थी। मतलब वो पॉटी होके आती थी, जिसे हम लोग स्टूल पास कहते हैं। स्टूल पास करने के बाद में वो जो है अपने हाथ वॉश नहीं करती थी, हैंड वॉश नहीं करती थी, और उसी हाथों से मतलब खाना बनाती थी या आटा वाटा मारती थी या जो भी कुछ करती थी। तो उसकी वजह से उसे तो इन्फेक्शन नहीं हो रहा था, पर बाकी जो लोग थे जिन जो खाना खा रहे थे, उनको बराबर इन्फेक्शन हो रहा था। अब ये बात उसको 1 साल बाद के बाद मालूम चली, तो तब पता चला कि उसको वो एक क्रोनिक कैरियर बन गई थी, क्योंकि जो बैक्टीरिया था वो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा था, बट उसकी बॉडी में इफेक्ट नहीं कर रहा था, बट जो वो दे रही थी तो दूसरों को तो वो दे रही थी ना, तो उन्हें इफेक्ट कर रहा था। तो इसीलिए इसका नाम मैरी मेलोन टाइफी भी, हम लोग टाइफाइड भी बोलते हैं, क्रोनिक कैरियर को। समझ गए? अब थोड़ा सा आगे देखो, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का सोर्स क्या रहता है? दो तरीके का सोर्स होता है, एक प्राइमरी सोर्स रहता है और एक सेकेंडरी सोर्स रहता है। अब प्राइमरी सोर्स क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट विद पेशेंट स्टूल एंड यूरिन, मतलब पेशेंट के स्टूल या यूरिन से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कैसे कांटेक्ट में रह रही थी, वो स्टूल पास कर रही थी, उसके बाद वो हाथ नहीं धो रही थी, तो वो एक तरीके का डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ ना। या फिर यूरिन से कांटेक्ट में रहना, कि जैसे किसी वेजिटेबल पर, किसी खेत में गया कोई आदमी, उस पर उसने यूरिन पास आउट कर दिया, उसके बाद आपने बिना धोए वो फ्रूट खा लिया या वेजिटेबल खा ली, तो उस तरीके का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो उसमें हम लोग प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? ड्यू टू कंटामिनेशन मटेरियल्स, मटेरियल्स की वजह से हो जाए, मतलब कोई भी हम लोग खनिज पदार्थ खा लें या मिट्टी विट्टी चली जाए, तो उसकी वजह से भी टाइफाइड हो सकता है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो, जैसे कि इसमें लिखा है कैसे स्टूल पास किया वेजिटेबल पर और ह्यूमन के थ्रू चला गया। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकोरल रूट रहता है। क्यों रहता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई आदमी खेत में गया, ठीक है, वेजिटेबल हो रहा था उसके खेतों में, कोई भी सब्जी हो रही थी, उसने उसी पे स्टूल पास कर दिया,
तो वो वेजिटेबल पे लगा रह गया ना, और आप लोगों ने बिना तोड़े सुपोड़े, मतलब उसको बिना धोए आराम से आप लोगों ने इनटेक कर लिया, मतलब खा लिया, तो फिर आप किसका शिकार हो जाओगे? टाइफॉइड का शिकार हो जाओगे। ठीक है, तो रूट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? फीको ओरल रूट। तो आज के बाद बच्चों याद रखना, कभी भी आप लोग सब्जी वब्जी लेने जाओ तो ये आदत मत रखना कि तुरंत ही तोड़ के आपने खा लिया, उसको हमेशा वॉश करना, अच्छे से वॉश करना। और क्योंकि ये सब होता है, ये सब होता है, इस वजह से हमेशा वेजिटेबल्स को वॉश करके ही खाना चाहिए। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन तक मैंने आपको बता दिया था। फीको ओरल रूट होता है, दो टाइप के एंटीजन होते हैं इसके अंदर, टाइफॉइड के अंदर। सोमैटिक एंटीजन एक होता है, पैलर्जन एंटीजन। ठीक है, देखो मैंने डायग्राम के थ्रू दिखाया है। सोमैटिक सेल ये रहा, और ये है फ्लैजेलर, देखो ये इसके फ्लैजेला है एच और ओ। अब ये किससे बने हुए थे? आफ्टर 2 वीक्स दिस एंटीजन आर फॉर्म्ड। लेकिन ये जो एंटीजन है वो 2 हफ्ते बाद में बनने लगते हैं। ठीक है, मोस्ट फेवरेट साइट ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ सेलिमोला टाइफी, कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट टाइप रहता है? पेयर पैचेस इन इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर पैचेस का बन जाना। यानी कि फेवरेट साइट कैसा रहेगा? मतलब सेलिमोला टाइफी यानी कि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियम पर जाकर पेयर पैचेस बना देता है। दूसरा उसका रहता है फेवरेट साइट, वो रहती है गालब्लैडर, और उसकी पीएच जो हो जाती है वो 1.5 हो जाती है। अब इंक्यूबेशन पीरियड, इसका मतलब कब से वायरस आया और कब तक गया, वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। वो रहता है 10 से 14 दिन का। 10 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है टाइफाइड का। साइन एंड सिम्टम देखो टाइफाइड के। अब पहले हफ्ते में क्या साइन दिखाई देंगे वो देखते हैं। पहले हफ्ते में स्टेप लैडर फीवर, देखो पहले फीवर नहीं, फिर एकदम नाइट में फीवर आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर नाइट में आएगा, फिर मॉर्निंग में कम हो जाएगा, फिर नाइट में आएगा। यानी कि स्टेप लैडर फीवर, फीवर इन नाइट, मॉर्निंग में नॉर्मल हो जाएगा। और अब होता है इसके अंदर डायरिया, पी सूप डायरिया, येलो ग्रीनिश कलर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पी सूप डायरिया किसके अंदर होता है। तो पी सूप डायरिया कहाँ देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है टाइफाइड के अंदर पी सूप डायरिया। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले हफ्ते में विडाल टेस्ट कराते हैं। हाँ मैं बता दूं, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। जब हम पहले हफ्ते में कराते हैं विडाल का टेस्ट तो वो नेगेटिव शो करता है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी नहीं बनी हुई होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें दो एंटीजन बन रहे हैं, एक सोमैटिक एंटीजन, एक फ्लैजेलर एंटीजन। अब ये कब दिखाई पड़ते हैं? 2 हफ्ते के बाद में दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आप पहले हफ्ते में टेस्ट कराएंगे विडाल का टेस्ट तो वो आपको शो नहीं करेगा। नेक्स्ट पेज पर चलता है। ठीक है, अब देखते हैं साइन, इसके साइन एंड सिम्टम इन सेकेंड वीक। अब दूसरे हफ्ते में क्या होता है? स्प्लीन का इनलार्जमेंट, यानी स्प्लेन अपना आकार बढ़ा लेता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, डिस्कॉर्टिक पल्स हो जाती है, पैगार्ड साइन दिखाई देता है, यानी कि फीवर्ड ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, रोज स्पॉट ऑन द ट्रंक, रोज जैसा स्पॉट दिखाई देता है ट्रंक पर। ठीक है, देखो विडाल टेस्ट पॉजिटिव फॉर बोथ एंटीजन ओ एंड एच। अब विडाल टेस्ट क्या होता है? पॉजिटिव आ जाता है ओ और एच दोनों एंटीजन पर। दूसरे हफ्ते में क्या हो रहा है? क्योंकि पहले हफ्ते की बात हो गई, अब दूसरे हफ्ते की बात हो गई, अब बात होगी तीसरे हफ्ते की। अब तीसरे हफ्ते में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीवियर डायरिया हो रखा है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगी, यानी कि इंटेस्टाइनल से ब्लीडिंग भी हो सकती है। और डायग्नोसिस, अब 3 हफ्ते की बात हो गई, क्योंकि 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। तीसरे हफ्ते ये सब चीजें हो जाएंगी एंड देन डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस देखो बच्चों, क्या क्या डायग्नोसिस कराते हैं। इसका डायग्नोसिस का एक बहुत अच्छा निमोनिक रहता है, बासु, BASLU, बासु। तो बासु में क्या हो रहा है? पहले हफ्ते में हम लोग कराएंगे ब्लड कल्चर, दूसरे में क्या करेंगे? एगुलेशन टेस्ट, यानी कि विडाल टेस्ट को ही हम लोग एगुलेशन टेस्ट बोलते हैं। तीसरे हफ्ते में क्या कराएंगे? स्टूल टेस्ट या कल्चर टेस्ट, और चौथे हफ्ते में कराएंगे यूरिन कल्चर, यानी कि यूरिन का टेस्ट कराएंगे। ठीक है, अब विडाल टेस्ट करते कैसे हैं? वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। तो हम विडाल टेस्ट में क्या होता है ना कि टाइट्रिक की वैल्यूज लेते हैं हम लोग, एक 100 की, एक 170 की, एक 140 की, एक 160 ml की। ठीक है, हमने एंटीजन ले लिया और ये एंटीबॉडीज हमने कंटेन कर ली। ठीक है, अब एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, उसके बाद टाइटर वैल्यू हम लोग मिलाते हैं तो लैक्टिक फिनोमेना पे
ये जो वर्क करती है वो लैक्टिक फिनोमिनन पे वर्क करती है, ठीक है। तो इफ इफ टाइटर फॉर जीरो एंटीजन, अगर जीरो एंटीजन आया तो 1:160। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स एक्यूट इन्फेक्शन कॉज, मतलब थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रखा है। 1 ml एंटीजन पर 160 ml अगर एंटीबॉडिक्स आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर टाइटर वॉल्यूम H पर, ये तो O पर आया, और दूसरा क्या था हमारा H, तो अगर उस पर इतना आता है तो 1:60, तो क्या होगा? नाउ इट इज ओके। अगर 1:60 आ रहा है H पर तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस इन्फेक्शन हो रखा है, इम्यून स्टेटस ठीक है। लेकिन अगर 1:320 आ रहा है, इसका मतलब आदमी जो है इन्फेक्टेड हो गया टाइफाइड से, ठीक है। अब हमने डायग्नोसिस देख लिया था, एंटीजन पर बात कर ली, अब हम इसके ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम लोग हमेशा डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस बताती हूँ मैं आपको। इसमें दिया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन दी जाएंगी? सेफ्लोप्रोसिन, फ्लूकोक्विनोनॉल, केस और डिसीज के हिसाब से। और ड्रग ऑफ चॉइस कैरियर के लिए क्या होगा? एमोक्सिलिन और एमाइसिलिन कैरियर के लिए। वैक्सीन इसकी लगाई जाती है लाइव और किल फॉर्म में, TY21 ओरल वैक्सीन। तो ये हुआ पूरा का पूरा टाइफाइड के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको किसी और डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज या बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, किसी और के बारे में जानकारी चाहिए हो तो प्लीज प्लीज आप लोग एक कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपकी विशेष जरूर फुलफिल करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।